अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक रिटन डिस्कोर्स जो है उसको स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है, वही पुरानी चीज़ें हैं बट कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं वन बाय वन बताती जाऊँगी, तो इंशाल्लाह ये भी इजीली कवर हो जाएगा। और आज जो है वो हम अपना फर्स्ट लेसन जो है वो फाइनली ख़त्म करेंगे। सारे टॉपिक्स जो रह गए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहले यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या बताया जा रहा है, विद रिटन टेक्स्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद स्पोकन ट्रांसक्रिप्ट्स आर एब्सेंट, वी डू नॉट हैव टू कंटेंड विद पीपल ऑल स्पीकिंग एट वंस। अच्छा जी, ये इंग्लिश अब आप पढ़ लीजिएगा। मतलब क्या है, यहाँ बताया जा रहा है कि जब लोग लिखते हैं ना तो वो आम तौर पर सोचते हैं, ठीक है, उस पर अपना वक्त लगाते हैं कि क्या कहना है और उसे किस तरह से कहना है। लाइक रिटन टेक्स्ट करते हुए या कुछ चीज़ लिखते हुए ऑब्वियसली आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। आप क्या लिखना चाह रहे हैं, उसको किस तरह से लिखेंगे, सब चीज़ें, ठीक है। उसके बरक्स अगर हम स्पोकन डिस्कोर्स को देखें तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं, क्योंकि उसमें आप बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन मोस्टली करते हैं, ठीक है, तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की गई है। उसके अलावा अगर हम रिटन सेंटेंस की बात करें तो वो अमूमन स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर वे में देन स्पोकन वंस। तो बेसिक जो चीज़ है यहाँ पर डिफरेंस हाईलाइट किया गया दोनों के दरमियान, ठीक है। उसके अलावा लास्ट पर एक क्वेश्चन बताया गया है कि एक बिग क्वेश्चन की बात की गई है कि जब लोग लिखते हैं तो किन इंस्ट्रक्शन पर अमल करना चाहिए या वो अमल करते हैं, ठीक है। सो उससे नीचे वाला पैराग्राफ मैंने हाईलाइट नहीं किया, फिर भी आपको उसका मतलब बता देती हूँ। अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात करें, ठीक है, रिटन टेक्स्ट उसमें पैटर्न्स और रूल्स होते हैं, ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज की तरह। ऐसा नहीं है कि स्पोकन लैंग्वेज में ये सब चीज़ें नहीं होती, आप सबको पता है। वैसे एक डिफरेंस जो है वो हाईलाइट किया जाता है कि अगर हम रिटन की बात करें तो उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है कि हम उसको स्ट्रक्चर्ड कर सकें, बट इन केस अगर हम स्पोकन कन्वर्सेशन देखें तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। बट अगर हम पैटर्न और रूल्स की बात करें तो वो दोनों में होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर्ड होता है जिसमें उन्हें शुरू करने और ख़त्म करने के एक तरह से आप कह लें मखसूस तरीके होते हैं। जैसे कि स्पोकन लैंग्वेज के स्टार्ट और एंड होते हैं, ठीक है, उनका आगाज़ और इख्तिताम होता है, ठीक है। इसी तरह रिटन लैंग्वेज में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन पैटर्न्स को समझने से क्या होता है कि लैंग्वेज को आप इफेक्टिव वे में जो है वो सीख सकते हैं और आपको उसको सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये वाली बात यहाँ बताई गई है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा नीचे अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें तो उसमें बताते हैं कि इन द लेसन ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस एंड ग्रामर, उसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कैसे गुड राइटिंग जो है वो फॉलो करती है ग्रामर रूल्स को। उसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि कैसे सेंटेंस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू पैराग्राफ, ठीक है, यानी कि पैराग्राफ की सूरत में किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है और कैसे पूरा टेक्स्ट जो है वो आगे चलता है, ठीक है। देन साथ ही साथ हम स्टडी करेंगे कोहेन को, जिसमें हम देखेंगे कोहेन बेसिकली क्या होता है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे सेंटेंस जो है वो कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सारा इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो इसमें आपने शी वर्ड यूज़ किया जो कि रेफर बैक टू द फर्स्ट सेंटेंस जो है वो उसका हवाला दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं, तो इसको बेसिकली हम कोहेन कहते हैं। उसके अलावा इंग्लिश में हम मेनली यूज़ करते हैं प्रोनाउंस वगैरह, ठीक है, एलिप्स यूज़ करते हैं और किस तरह से एक पैराग्राफ जो है वो बनाते हैं। इसी तरह हम इंग्लिश में जो है वो मेनली यूज़ करते हैं प्रोनाउंस वगैरह, क्लोजेस वगैरह, उनकी स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ एलिप्सिस की अगर बात करें, एलिप्सिस का मतलब होता है कि ऐसे लफ्ज़ों को छोड़ना जो कॉन्टेक्स्ट से समझे जा सकें। फॉर एग्जांपल वर्ड बाउट जो है वो पहले लगा दिया है, तो जब आप बाद में किसी और के बारे में बताएंगे तो आप वो वर्ड यूज़ नहीं करेंगे और वो पैराग्राफ से ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, ठीक है। सो ऐसी चीज़ जो टेक्स्ट में पहले से ही मेंशन्ड होती है, ठीक है, तो उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एलिप्सिस बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ वर्ड्स को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है, इसको हम एलिप्सिस कहते हैं। सो ये तीन चीज़ें यहाँ बताई गई थी, साथ ही मैंने आपको इसका मतलब भी बता दिया। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें तो ये एक एक्टिविटी है, इसमें ज़्यादा सच बताया नहीं गया, जस्ट दो चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई हैं, एक कोहेन और एक कोहेरेंस की बात की गई है। तो मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में बता देती हूँ जो लाइन हाईलाइट की गई है, उसके अलावा आप इसकी डेफिनेशन इन दोनों की याद कर लीजिएगा, इनफ हो जाएगा आपके लिए। सो इस पैराग्राफ को पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, मैं आप शॉर्ट वे में बता देती हूँ। कोहेन और कोहेरेंस की अगर बात की जाए तो कोहेन का मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट जो है वो कनेक्ट होते हैं और इकट्ठे जो है वो
उनको बनाया जाता है और फिर इकट्ठे उनका मतलब समझा जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ का प्रोनाउन, जिस तरह के मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया, उसके थ्रू जो है वो हम रेफ़र बैक टू थिंग मेंशन्ड अर्लियर, यानी कि पहले जो चीज़ें बताई गई होती हैं उन्हीं को जो है वो रेफ़र बैक कर रहा होता है कोई प्रोनाउन जो होता है। तो ये हमारे पास कोहेन की एग्जांपल आ गई है। इसी तरह से इसके कोई रिजिड रूल्स नहीं होते, ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, और रीडर किस तरह से टेक्स्ट की सेंस बना सकता है उन सब में ये उसकी हेल्प करता है। इसी तरह अगर हम कोहेरेंस की बात करें, कोहेरेंस क्या होता है, ये होल सेंस बनाता है, ठीक है। इसमें शामिल होता है मतलब कि किस तरह टेक्स्ट जो है वो मेक सेंस एज अ होल, पूरे पैराग्राफ की एक सेंस बना रहा है, ठीक है, बजाय इसकी के जस्ट कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हम देखें, इसमें हम होल जो पैराग्राफ की सेंस होती है ना वो बनाते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है रीडर के लिए भी, और उसको समझ आ जाती है, ठीक है। इसको बेसिकली हम कोहेरेंस कहते हैं। अगर हम कोहेन की बात करें तो ये सेंटेंस से सेंटेंस बना रहा होता है, सेंटेंस को आगे जो है वो दूसरे सेंटेंस से लिंक कर रहा होता है। लेकिन अगर हम कोहेरेंस की बात करें तो ये एक तरह से होल टेक्स्ट की जो है वो सेंस बनाता है, पूरे टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं और हमें उसका मतलब पता चलता है, इसको हम कोहेरेंस कहते हैं। सो बस यहाँ तक इंपॉर्टेंट था, एज सच इतना ज़्यादा ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप शॉर्ट डेफिनेशन इसकी कोई निकाल सकते हैं और कोई एग्जांपल फिट कर सकते हैं तो इनफ हो जाएगा। उसके अलावा नीचे जो है वो बताया गया व्हाट इज मीन बाय डिस्कोर्स एनालिसिस एंड व्हाट टू एनालाइज इन अ रिटन डिस्कोर्स। रिटन डिस्कोर्स में किस तरह से हम इसको एनालाइज करते हैं वो स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस का आप सबको पता है, वो फर्स्ट वाली डेफिनेशंस आप लगा सकते हैं इसमें। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो जेलिंग हैरिस जो था उसने इंट्रोड्यूस करवाया था डिस्कोर्स एनालिसिस को 1952 में। इंपॉर्टेंट क्विज है, आपको आ सकता है। और इसने सेंटेंस की स्टडी की बजाय जो है वो एक्सप्लोर किया था कि कैसे लैंग्वेज एलिमेंट्स लॉन्गर या बड़े जो टेक्स्ट होते हैं उनमें यूज़ होता है, स्प्रेड आउट होता है। तो उसने बाकी स्कॉलर्स में भी एक तरह से ये इंटरेस्ट पैदा किया था और फिर उन्होंने भी इस चीज़ पर फोकस किया था और उसको देखा था। तो आप इस पैराग्राफ को एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा, जस्ट यही बताया गया और ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है। उसके अलावा आगे भी जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में बताया गया, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इस फील्ड को जो है वो आगे मज़ीद स्कॉलर्स ने बताया, जिसमें हमारे पास मैक हैलिडे है, उसके अलावा सिनक्लेयर है, कॉलथर्ड है, उसके अलावा मिकाइल हुइल है, ठीक है। तो उन्होंने इसकी डेवलपमेंट में जो है वो एक तरह से की रोल आप कह सकते हैं प्ले किया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम हुई के अकॉर्डिंग देखें तो वो डिफ़ाइन करता है डिस्कोर्स को एज अ पीस ऑफ लैंग्वेज, जो कि रिटन स्पोकन हो सकता है, सेंटेंस से लॉन्गर जो है हो सकता है। तो ये सेंस बनाता है अलोन खुद। तो डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो देखता है लॉन्गर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को भी। तो ये बात वो बताना चाह रहा था कि लॉन्गर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में भी स्पोकन और रिटन सब में जो है ये सेंस बनाता है अलोन, अकेला, ठीक है, ऑन इट ओन आप कह सकते हैं। तो ये हुई कि अकॉर्डिंग थी डेफिनेशन। उसके अलावा लॉन्गर पैटर्न इन टेक्स्ट जो है उसमें सिर्फ 1-2 लाइन हाईलाइट की गई हैं। इन शॉर्ट अगर देखा जाए, अब इसमें बताया गया कि द क्लोज रिलेशनल अप्रोच, यानी कि ये देखता है कि कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ टेक्स्ट जो हैं ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से। उसके अलावा अगर हम लार्जर पैटर्न्स देखें तो हम उन्हें देखते हैं टेक्स्ट में, मतलब स्ट्रक्चर्स और अरेंजमेंट जो होती है सारी उसके बारे में, और इसमें जो है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं ये कॉमन पैटर्न्स जो होते हैं इनको। सिर्फ ये बात बताई जा रही है। उसके अलावा जो नीचे सारी एक्टिविटी है, अगर इन शॉर्ट इसका बताऊँ, इसमें ऐसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन शॉर्ट अगर इसका मैं आपको मतलब बताऊँ तो इस पैसेज में हम डिस्कस करते हैं कॉमन पैटर्न्स को टेक्स्ट के, जैसे कि आप कह सकते हैं प्रेजेंटिंग अ टेक्स्ट, उनके सॉल्यूशन, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये पैटर्न जो है वो हाईलाइट है बाय द यूज़ ऑफ ग्रामर और लैंग्वेज स्ट्रक्चर। सिर्फ ये बात बताई गई है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट होता है दोनों रीडर और राइटर के लिए, उसको टेक्स्ट को समझने के लिए, उसके मीनिंग को समझने के लिए। तो सिर्फ ये बात बताई गई है, आप इसको एक दफ़ा रीड कर सकते हैं, अगर ना करें तब भी कोई मसला नहीं है। सारा मतलब मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि सारे टेक्स्ट का मैं आपको होल जो मीनिंग या होल जो एक सेंस बन रही होती है, मतलब बन रहा होता है, वो बताती हूँ। तो इस वजह से कंफ्यूज ना हुआ करें, कोई चीज़ रह जाए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।